नमस्कार आप सभी को दोस्तों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर दो क्लास कर चुके हैं राष्ट्रपति के ऊपर, और आज की ये क्लास आपकी तीसरी है। इसमें हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356 और 360 में है। तो इन तीनों ही अनुच्छेदों के ऊपर अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल बटन दिया होगा सब्सक्राइब लिखकर, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में बात कही गई है। नोट लगा के आप देखिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगेगा, और वो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला स्थिति देखिए, अगर भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए, यानी कि कोई मुल्क, कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा स्थिति देखिए, भारत स्वयं युद्ध कर ले या विश्व में चल रहे किसी युद्ध में शामिल हो जाए, यानी कि भारत खुद किसी पर आक्रमण कर दे या फिर विश्व में किसी चल रहे युद्ध में यह जाके शामिल हो जाए। कौन? भारत। तो ये दूसरी स्थिति है, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा परिस्थिति आप देख सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी कि देश के अंदर ही मतलब जनता हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, उस समय सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें में आप देखिएगा, भारत के मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। दोस्तों, क्या हुआ था कि समय था 1975 का और सरकार था इंदिरा गांधी जी का समय था। इस समय आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है ना। तो फिर बाद में 1978 में सरकार दूसरा बना और संविधान में संशोधन किया गया। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि सशस्त्र विद्रोह शब्द ये तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले आंतरिक अशांति ये शब्द था। और जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ठीक है। अब देखिए सिफारिश के ऊपर चर्चा करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिफारिश। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब आप एग्जाम देंगे तो ये मंत्रिमंडल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके मंत्री परिषद भी रहेंगे। तो आप गलती से भी मंत्री परिषद मत लगाइएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको मंत्रिमंडल लगाना है, क्योंकि मंत्रिमंडल में दोस्तों केवल कैबिनेट मंत्री यानी कि जो उच्च मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। कैबिनेट मंत्री ही होते हैं इसमें मंत्रिमंडल में। इस प्रकार से आप मंत्री परिषद मत लगाइएगा, आपका सही उत्तर होगा मंत्रिमंडल। ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे बोला गया है समाप्ति की प्रक्रिया संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करके समाप्त किया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति घोषणा करके भी बता सकता है, राष्ट्रपति घोषणा करके। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। हाँ, नोट में और बातें दी गई हैं। आज तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ रहे हैं जी कि इसका उल्लेख 352 में है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग जाना, और नोट में ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि आज तक भारत में दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब? तो देखिए, पहला जो लगा था वो 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण के कारण। यानी कि दोस्तों जो चीन था इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। और आपने जाना ही 3 परिस्थितियां आपने पढ़ा, या तो भारत पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, या फिर भारत किसी से युद्ध कर ले, या फिर विश्व में किसी युद्ध में शामिल हो जाए, और तीसरा कारण भी आपने पढ़ा आंतरिक अशांति, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किए जाने पर लगाया गया था, और तीसरा दोस्तों मैं बताया ही आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। देखिए 1971 और 75 इंदिरा गांधी के सरकार में लगा था, और ये 1962 वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। इसके आगे चलते हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 355। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है आपको बताना है मित्रों। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल दोस्तों 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं नोट में, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन निम्न परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। इसके ऊपर हम लोगों ने 352 में राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा, और उसके 3 कारण थे, और यहाँ पे दोस्तों 2 कारण हैं जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 2 कारणों के तहत। तो पहला कारण आप देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले वो कोई भी दल गठबंधन न करे, और दूसरा है दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब। यानी कि पहला आपने देखा कारण, किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले वो कोई भी दल गठबंधन न करे, और दूसरा कारण आपने देखा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब। ठीक है। अब देखिए, नोट में दिया गया है कि अनुच्छेद 365 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करे तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 365 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करे तो उस राज्य में दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के विषय में जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। यानी कि राज्यपाल जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य में, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल ने सिफारिश किया है उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब समाप्ति की प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं। देखिए समाप्ति की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे समाप्ति की प्रक्रिया है, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके, और दूसरा है संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, समझ गए आप इसको अच्छे से। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी समझिए आप लोग। पहला तथ्य देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। यानी कि 1951 में ही, कब?
1951 में ही दोस्तों पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया था। दूसरा फैक्ट देखिए, कुल अवधि के दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है, यानी कि कुल अवधि की दृष्टि से जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगा है और वो लगभग 10 वर्ष। अब यहाँ पे तीसरी बात है कि एक बार लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जो है ना वो जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 तक। ये दोनों में आपको कहीं कंफ्यूजन होना, इसलिए मैं समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए, कुल अवधि की दृष्टि से यानी कि जो आप पंजाब पढ़ रहे हैं यहाँ पे लगभग 8 बार लगाया जा चुका है और ये लंबा करके मतलब लगभग 10 वर्ष तक किया जा चुका है। तो इन 8 को मिलाकर यानी कि कुल अवधि को मिलाकर आपको 10 वर्ष बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है ये कह रहा है कि एक बार लगने की अवधि से यानी कि 1990 में लगा और एक बार की लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि 1990 से 1996 यानी कि लगातार 6 वर्ष तक। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर प्रश्न जो चौथा फैक्ट है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है ना वो लगा है उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, तो 1 2 3 4 ऐसे करके जो सर्वाधिक लगा है वो 10 बार लगा है। और कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है मित्रों। और देखिए मणिपुर जो है ना, मणिपुर में भी दोस्तों 10 बार लग चुका है, 10 बार। लेकिन सर्वाधिक पूछा जाए तो आपको ये वाला 10 बार लगाना है क्योंकि ऑप्शन में यूपी रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। ठीक है मित्रों। अब देखिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में आज तक कितनी बार, 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में कितनी बार लग चुका है दोस्तों, 8 बार। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी दोस्तों 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। सॉरी, राजस्थान में 8 बार नहीं, राजस्थान में दोस्तों 4 बार। पंजाब में लगा था 8 बार, पंजाब और बिहार में 8 बार, और राजस्थान में 4 बार। ठीक है, सॉरी। तो पांचवा फैक्ट देखते हैं। सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा था। सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक, मात्र 7 दिन तक दोस्तों, मात्र 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा था। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है मित्रों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। ठीक है मित्रों, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। सिफारिश की बात कर लेते हैं। सिफारिश तो केंद्र की मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को लागू करेगा। दोस्तों इसके ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें था मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। लेकिन ये तीसरा हम लोगों ने पढ़ा जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल यह जो है वह किसके सिफारिश पर, केंद्र की मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल लागू करेगा। नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इसको भी ध्यान रखिए। वित्तीय आपातकाल के अधिकतम अवधि पर संविधान मौन है, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है उसकी अधिकतम अवधि क्या रहने वाली है, इसके ऊपर संविधान मौन है। समाप्ति की प्रक्रिया देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके या फिर संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल
नहीं लगा है, यानी भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों राष्ट्रपति के संबंधित जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं यानी अनुच्छेद 352, 356, 360 इन तीनों के ऊपर आप लोग बहुत अच्छे से अपने जानकारी को विस्तार कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग उपराष्ट्रपति के टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में, और इतिहास में आंग्ल मराठा जो संघर्ष है, आंग्ल मराठा संघर्ष, इनके ऊपर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।